हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को। और इसके अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे जिसका नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं जो कि सीटेट की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि विकास की अवधारणा या फिर विकास क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, विकास जो है वो हमारे जन्म से पूर्व यानी जब हम गर्भावस्था में होते हैं उस समय से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत निरंतर चलती है यानी रुकती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो कभी धीमा हो जाए, कभी थोड़ा कम पड़ जाए और कभी तीव्रता के साथ हो, लेकिन वो निरंतर चलता है, कभी भी रुकता नहीं है। इस प्रक्रिया में शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत ये सभी पक्ष आते हैं। चाहे शारीरिक विकास हो, बालक जब छोटा होता है तो वो तुरंत से तो दौड़ना प्रारंभ नहीं करता है। हाँ, धीरे धीरे विकास जैसे जैसे उसका होता है वो चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद दौड़ता है। वैसे ही क्रियात्मक विकास है, वो अपने हाथ पैरों पे कैसे कंट्रोल कर पाता है, कैसे नियंत्रण कर पाता है, यही है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत धीरे धीरे वो चीजों को याद रखना, उस पर तर्क करना, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। भाषागत विकास के अंतर्गत अगर हम देखें तो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका भाषाई विकास जो है वो विकास होने लगता है, डेवलप होने लगता है। आगे है संवेगात्मक विकास। तो देखिए, संवेगात्मक विकास का अर्थ हुआ यानी संवेग यानी इमोशन। जो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय चाहे उसकी जो भी आवश्यकता हो, हर बात के लिए वो रोता है, रोकर प्रदर्शित करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है। वैसे ही है हमारा सामाजिक विकास, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो घर परिवार में रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने आस पड़ोस में जाने लगता है, उसके बाद विद्यालय जाने लगता है, तो वहाँ पे उसका सामाजिक विकास होता है। आगे अरस्तु की परिभाषा दी गई है। वैसे इसको याद रखना बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि अब सीटेट की परीक्षा में ये बहुत ही कम पूछा जाता है। अरस्तु ने कहा था कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा विकास के अभिलक्षण। देखिए, विकास जो है वो निरंतर होता है, साथ ही क्रमबद्ध भी है। अभी हमने पढ़ा था कि विकास जो है वो जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलते रहता है। साथ ही यह क्रमबद्ध है यानी इसमें क्रमबद्धता होती है, एक क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जन्म लिया और वो तुरंत से दौड़ना सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उसका हाथ पे पैर पे ऐसे कंट्रोल होगा, उसके बाद वो बैठना सीखेगा, उसके बाद ही वो एक एक कदम करके चलना सीखेगा, उसके बाद ही वो दौड़ेगा। यह जो नियम है ये हर क्षेत्र पे लागू होता है, चाहे भाषाई विकास की हो। भाषाई विकास अगर है तो बच्चा धीरे धीरे उसको एक एक शब्द को बोलना सीखता है, उसके बाद वो वाक्य को बोलता है, अधूरे वाक्य को बोलता है, कुछ उल्टे सीधे शब्द बोलता है, उसके बाद ही वो स्पष्ट रूप से भाषाओं को बोलने में सक्षम होता है। तो इसका अर्थ है कि वह विकास जो है हमारा वो क्रमबद्ध है। इसके बाद है विकास बहुआयामी होता है, यानी कि ये एक ही दिशा में नहीं होता। ये नहीं कह सकते बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और भाषाई ये सभी विकास होते रहते हैं साथ साथ में ही। विकास जो है वो लचीला होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चा जो है वो अपनी जो उसका पिछला विकास दर है उससे ज्यादा अच्छे से, आकस्मिक रूप से, अचानक से वो ज्यादा प्रगति कर सकता है। जैसे ये हो सकता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर उसका शारीरिक विकास काफी तेजी से हो, उसकी तुलना में अगर आप देखें तो उसका भाषाई विकास कम हो। ऐसा प्राय होता है कि कोई बच्चा जो होता है वो कुछ ज्यादा ही उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ऐसे उसका देखा जाए तो हर क्षेत्र को देखा जाए तो उसका विकास उतना नहीं हुआ होता। तो वैसे ही यह लचीला होता है। विकास जो है मात्रात्मक तथा गुणात्मक होता है। मतलब विकास के अंतर्गत जो उसका मात्रात्मक विकास का अर्थ ये हुआ, मात्रात्मक क्षेत्र का अर्थ ये हुआ कि जैसे उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है। साथ ही विकास के अंतर्गत उसका गुणात्मक विकास यानी कि अगर उसके अंदर कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मृति की शक्ति यानी किसी भी चीज को याद रखने की क्षमता बढ़ रही है, तो ये भी हमारा विकास के अंतर्गत ही आ गया। चाहे वो उसका विकास किसी भी तरीके से हो रहा हो, उसका लंबाई बढ़ रहा हो, उसका वजन बढ़ रहा हो, अगर उसमें ये सब, अगर ये दोनों नहीं भी हो रहा हो, साथ में गुणात्मक विकास हो रहा है, अगर उसमें उसका सामाजिक विकास हो रहा है, उसका भाषाई विकास हो रहा है, तो ये सभी विकास के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यहाँ पे व्यक्तिक विभिन्नता की बात की गई है, यानी कि यह तो जो विकासात्मक परिवर्तन है वो प्रत्येक बच्चे में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा 1.5 साल में बोलना सीख रहा हो या सीख गया हो तो दूसरा बच्चा भी उसी उम्र में सीख जाएगा। हाँ, उसमें विकास क्रमबद्ध रूप से उसी तरीके से होगा, वो धीरे धीरे ही बोलना सीखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी एक एज में वो दोनों समान कार्य को करने में सक्षम हो सके। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा विकास के आयाम या फिर इसको कह सकते हैं विकास के प्रकार।
देखिए, पहला है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या है कि बच्चे की ऊंचाई कैसे बढ़ रही है, उसका जो हाइट वेट कैसे किस तरीके से बढ़ रहा है, वो इनका जो भी कार्य है उसको करने में किस तरीके से सक्षम हो रहा है। इसी के अंतर्गत शारीरिक विकास के अंतर्गत ही हम लोग क्रियात्मक विकास को रखते हैं। क्रियात्मक विकास का अर्थ है कि व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है या फिर जो शक्ति है, जो योग्यता है, उसका विकास होना। यानी कि जो बच्चा छोटा होता है तब वो ठीक से कुछ भी कर नहीं सकता है, या फिर जैसे अगर आप उसको कुछ भी पकड़ाएंगे तो वो पूरी हथेली के साथ पकड़ेगा, अगर आप उसको पेन पकड़ाएंगे तो पूरे मुट्ठी बंद करके ऐसे पकड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका अपनी हाथ पे, अपनी उंगलियों पे कंट्रोल हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो अच्छे से पकड़ना और लिखना सीख जाता है। तो यही हमारा क्रियात्मक विकास है। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या है कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को याद रख रहा है, किस तरीके से उसको अपनी कल्पना में ला सकता है, उस पर तर्क कितना कर सकता है, यही हमारा मानसिक विकास है। इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत हमारा भाषाई विकास होता है। मानसिक विकास के अंतर्गत ही एक भाग की तरह हम लोग रखते हैं भाषाई विकास को। यह भी क्योंकि यह मस्तिष्क से ही संबंधित है और इसमें बच्चे जो है धीरे धीरे एक एक शब्द को, एक एक पहले अक्षर को बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक शब्द को बोलते हैं, फिर कुछ निरर्थक शब्दों का भी उच्चारण करते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, और उसके बाद वो भाषाई विकास करते हैं। यहाँ तक हो गई बात। आगे है सामाजिक विकास। तो जन्म के बाद जैसे जैसे बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, आस पड़ोस में खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, उनका सामाजिक विकास होता है। और वैसे ही नैतिक विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके कुछ नियम होते हैं और इसी को नैतिकता बोलते हैं और इसी का विकास बच्चे में होता है। यह सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। आगे है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का अर्थ है मतलब उसके इमोशन पे आपका कितना कंट्रोल है, आप अपनी संवेगों पे, जो आपका प्रेम का हो गया या फिर आपका गुस्से का हो गया, ये सभी चीज़ों पे आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ किस तरीके से आपको प्रदर्शित करना है, चार लोगों के बीच अगर आप हैं तो किस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, किस तरीके से उस पर नियंत्रण कर रहे हैं, यही है हमारा संवेगात्मक विकास। जब बच्चा छोटा होता है तो कहीं पर भी बैठ के ऐसे रोना शुरू कर देता है जब भी उसे किसी भी चीज़ की जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो इन चीज़ों पर वो नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ का अर्थ है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। देखिए, वृद्धि जो है वो विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है और इसमें मुख्यतः हम लोग देखें तो शारीरिक विकास जिसका कि मापन संभव है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसका मापन कर सकते हैं, वो आता है। जैसे कि हमारी लंबाई बढ़ रही है, इसका हम लोग मापन कर सकते हैं, हमारा जो भार बढ़ रहा है उसको हम लोग मापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह विकास का ही एक भाग है हमारा वृद्धि। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे। आगे है हमारा वृद्धि एवं विकास में अंतर दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। वृद्धि जो है वो परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक है। अभी हमने देखा था कि वृद्धि जो है वो बच्चे की भार या लंबाई, ये सब में जो शारीरिक विकास हो रहा है, जो शारीरिक वृद्धि हो रही है, उसको हम लोग वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। जबकि विकास क्या है, यह परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी है, यानी कि बच्चे की लंबाई, भार के साथ उसमें जो भी सामाजिक विकास उसका हो रहा है, उसका भाषाई विकास हो रहा है, ये सभी चीजें विकास के अंतर्गत आती है। वृद्धि का जो क्षेत्र है वो सीमित है और विकास जो है वो विस्तृत है। यानी अगर हम इस क्षेत्र को अगर विकास माने तो वृद्धि जो है वो एक छोटा सा इसका भाग है, यानी केवल इसमें शारीरिक पक्ष ही आते हैं। आगे है परिपक्वता। तो देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही बच्चा जो होता है एक उम्र के बाद उसका वृद्धि जो है वो रुक जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि लगभग 17-18 वर्ष का होते होते लोगों की जो वृद्धि होती है, यानी जो लंबाई होती है, वो होना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, यानी इसके अंतर्गत केवल ये नहीं है कि हमारी लंबाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, हमारे अंदर नैतिकता का विकास हो रहा है, हमारी भाषाई विकास हो रही है, हमारी सामाजिकता का विकास हो रही है। यानी कि विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं है। लेकिन वृद्धि जो है वो एक एज के बाद, एक उम्र के बाद जाके रुक जाता है। आगे है शारीरिक वृद्धि। वृद्धि के अंतर्गत में जो सबसे मुख्य बात है वो शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत ही हम इसको रखते हैं और इसका मापन किया जा सकता है। जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है तो आप उसका मापन कर सकते हैं, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आप उसका मापन कर सकते हैं। लेकिन विकास जो है वो उसका आप मापन नहीं कर सकते हैं। अब किसी व्यक्ति की सोचने की जो क्षमता बढ़ रही है तो उसका मापन आप, ऐसा तो कोई मेजरमेंट का वो बना नहीं है जिसमें आप इसको माप सके कि हाँ उसमें सोचने की क्षमता या तर्क शक्ति जो है वो कितना बढ़ा, कितने केजी में बढ़ा है या उस लीटर में
बढ़ा है, मीटर में बढ़ा है, इसको तो हम लोग माप नहीं सकते। आगे है कि वृद्धि के बिना भी विकास हो सकती है। जैसे अगर किसी बच्चे का अगर हाइट नहीं बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका अन्य क्षेत्र में विकास नहीं होगा, या फिर उसका सामाजिक विकास नहीं हो सकता है, या फिर उसका भाषाई विकास नहीं हो सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है, अगर वृद्धि नहीं हो रही हो तब भी। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। आगे हरलॉक की एक परिभाषा दी गई है। इनके अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। देखिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कोई भी एक अवस्था है उसका प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, या विकास के किसी एक क्षेत्र का प्रभाव। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। साथ ही अगर उसका भाषाई विकास ठीक से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका मानसिक विकास उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। यानी एक जो उसका क्षेत्र है उसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ता है। साथ ही एक अवस्था का प्रभाव, यानी जो उसका जो बाल्यावस्था है उसका प्रभाव आगे देखने को मिलेगा, उसके किशोरावस्था पर देखने को मिलेगा। यानी ये प्रभावित करता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव आगे दूसरी अवस्था पर पड़ता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा विकास की अवस्थाएं। देखिए, इस पे बहुत विभिन्न जो विद्वान हैं उनका मतभेद है, लेकिन फिर भी एक सामान्य जो हम लोग मानते आ रहे हैं उस पर डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा गर्भावस्था। यह 9 माह या लगभग 280 दिनों की, यानी कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक का एक वो है पीरियड्स है। दूसरा है हमारा शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के समय को हम लोग मानते हैं। तीसरा है बाल्यावस्था, ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक है, और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह 2 से 6 वर्ष की उम्र होती है, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, यानी 6 से 12 वर्ष तक की उम्र। आगे है किशोरावस्था, जिसको हम लोग सामान्यतः 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानते हैं। तो ये हो गई एक बात, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा मानव विकास की अवस्थाओं की विशेषताएं। देखिए, पहला अवस्था है हमारा गर्भावस्था। इसमें विकास की जो गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से करे कि अगर उसमें दिया रहे कि किसमें मानव विकास में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से विकास किसमें होता है, तो अगर उसमें ऑप्शन में गर्भावस्था है तो आप उसको ही सही करेंगे, और अगर नहीं है तो वैसे शैशवावस्था को माना जाता है। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो, लेकिन अगर ये है तो आप इसमें इसको टिक कर सकते हैं। इसमें पहला अवस्था जो होता है वो है डिंबावस्था। वैसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, हालांकि इसमें 1-2 मिनट बात कर ली जाए। डिंबावस्था जो होता है वो 2 सप्ताह तक होता है। इसमें जो भ्रूण होता है वो लगभग एक छोटे से अंडे के समान होता है। दूसरा है पिंडावस्था। यह जो है वो तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने के अंत तक चलता रहता है, और जितने भी मानव शिशु के अंग हैं उसका निर्माण इसी में हो जाता है। अगला है भ्रूणावस्था। यह 3 से 9 महीने की अवस्था है, और इसमें किसी भी नवीन अंग का विकास नहीं होता। जबकि पिंडावस्था जो दूसरा है हमारा, इसमें जो भी अंग का निर्माण हुआ होता है उसी का विकास भ्रूणावस्था में, यानी 3 महीने से लेकर 9 महीने तक में होते रहता है। तो यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। दूसरा है हमारा शैशवावस्था। इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। जन्म से, यानी 0 से अगर मान सकते हैं कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें शारीरिक विकास जो होता है वो काफ़ी तीव्रता से होता है। मानसिक विकास इस समय भी, मानसिक विकास भी है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। तीसरा है दूसरों पर निर्भरता। तो इस उम्र में जो बच्चा है वो खुद से स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकता है, वो दूसरे पर निर्भर होता है। आगे है भाषाई विकास। तो शैशवावस्था में भाषाई विकास भी काफ़ी तीव्रता के साथ होता है। जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो उसमें एक भी शब्द बोलने की क्षमता नहीं होती, वो निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है। लेकिन जैसे ही वो 1 साल का होता है तो लगभग वो 2-4 शब्द बोलने लग जाता है, और 1.5 साल का होते होते वो 10-12 शब्दों को बोलता है। लेकिन जैसे ही वो 2 वर्ष का होता है वो लगभग 272 शब्द बोलने लगता है। तो ये यहाँ पे उसका जो भाषाई विकास है वो काफ़ी तीव्रता इसमें देखने को मिलती है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी उम्र है 2 से 6 वर्ष। देखिए, इसमें शारीरिक विकास भी है वो काफ़ी तीव्रता के साथ होती है, साथ ही मानसिक विकास भी काफ़ी तीव्रता से होता है। देखिए, फ्राइड ने क्या कहा था कि मानव का जो विकास होता है, मानव जो शिशु होता है वो लगभग 5 वर्ष तक वह सब कुछ बन जाता है जो कि उसको बनना होता है। तो यहाँ पे इस कथन से हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चे में 5 वर्ष तक कितना तेजी से विकास होता है। तो मानसिक विकास उसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही उसमें धीरे धीरे सामाजिकरण की भावना भी आने लगती है। जैसे जैसे वो घर से निकलता है, पास पड़ोस में जाता है, छोटे छोटे बच्चे, अन्य जो बच्चे होते हैं उसके साथ भी खेलने लगता है, खिलौनों से खेलता है, तो उसका सामाजिकरण होने लगता है, वो लोगों को पहचानने लगता है। आगे है अनुकरण या नकल करना। तो इस उम्र में बच्चा जो है अनुकरण करता है, यानी नकल करता है। अगर उसके पेरेंट्स कुछ भी कर रहे हैं तो वो स्वयं भी वैसा ही करने का प्रयत्न करता है, वैसा ही करने का प्रयास करता है। अगर कुछ बोल रहे हैं तो वैसा ही वो भी बोलने का प्रयास करेगा, भले ही उसकी समझ से परे हो।
आगे है जिज्ञासा की उम्र। तो यह जो पूर्व वाला अवस्था है इसमें जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा होता है। बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिज्ञासु होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं, ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इनमें प्रश्न करने की ज़्यादा क्षमता होती है और वो ज़्यादा उसमें जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ती है और वो प्रश्न उतना ही ज़्यादा करते हैं। और उस समय उनको उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाना चाहिए, उनको इसका सही आंसर बताना चाहिए। ये नहीं है कि उनको डपट के ऐसे डांट डपट के छोड़ दिए। तो यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। इसकी जो आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। इसमें पहला जो इसका विशेषता है वो है नैतिकता का विकास, क्योंकि बालक जो है वो समाज में जाने लगता है, विद्यालय में जाने लगता है, उसको थोड़ी बहुत अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है, उसमें नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है, उसमें सामाजिकता की भावना का भी विकास होने लगता है। वो स्कूल जाता है, अपने मित्रों के साथ खेलता है, तो इनसे उसमें सामाजिकता की जो भावना होती है उसका विकास होता है, वो समूह में रहने लगता है। उसमें इसको हम लोग आरंभिक स्कूल की आयु भी बोल सकते हैं। वैसे अब तो लोग पहले ही उसका जो नामांकन है वो करवा देते हैं, लेकिन इसको हम लोग आरंभिक स्कूल की अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि वो लगभग 5 वर्ष की उम्र में 5 या 6 वर्ष तक उसको स्कूल में एडमिशन कराया जाता है और इसी को इसलिए हम लोग आरंभिक स्कूल की आयु भी कह सकते हैं। आगे है समूह की भावना। तो इस समय 6 से 12 वर्ष तक का जो अवस्था होता है इसमें समूह भावना बहुत ही प्रबल होती है, बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। और आगे है समलैंगिक व्यक्ति को दोस्त बनाने, यानी अगर मेल है तो वो मेल को ही पसंद करेगा और उसके साथ समूह बनाएगा, अगर लड़कियां हैं तो वो अपनी जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उन्हीं को अपनी दोस्त बनाएंगी और उनके साथ खेलेंगी। आगे है सारस अवस्था। इसको सारस अवस्था इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चे का हाथ और पैर जो है वो शरीर के अन्य अंगों की तुलना में ज़्यादा लंबाई इसका बढ़ता है, इसलिए इसको सारस अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या है कि घूमने की प्रवृत्ति होती है, यानी अनावश्यक भी बच्चे घूमते रहते हैं, ये प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। इसको गंदी अवस्था यानी डर्टी एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अपनी साफ सफाई ये सब के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह होता है, वो इधर उधर घूमते रहता है, तो इसलिए इसको गंदी अवस्था भी बोलते हैं। आगे है तार्किकता का विकास। इस समय उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक का तार्किकता का विकास धीरे धीरे होने लगता है। आगे है संग्रहण की प्रवृत्ति। इस समय जो बच्चा है वो धीरे धीरे इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति होती है, कुछ भी चीज़ होता है तो उसको वो संग्रह करने लगता है, चाहे वो टिकट हो या फिर कोई ऐसी वस्तुएं हो तो उसका वो संग्रहण करने लगता है, उसको जमा करने लगता है। ये हो गई यहाँ तक बात, आगे देखेंगे। अगला है हमारा किशोरावस्था, जिसका उम्र है 12 से 18 वर्ष। इसमें जो शारीरिक विकास है वो काफ़ी तीव्रता के साथ होता है। बच्चों में जो है बालकों का या फिर बालिकाओं का उनके प्रजनन अंगों का विकास होने लगता है, उनमें अमूर्त चिंतन की क्षमता बढ़ने लगती है, साथ ही उनका मानसिक विकास भी काफ़ी तेजी से होता है, उनमें सामाजिकता की भावना भी होने लगती है। धीरे धीरे वो प्रौढ़ावस्था की ओर ऐसे बढ़ने के लिए उसमें तैयार करने के लिए उनमें जो सामाजिकता की भावना है वो बहुत ही प्रबल होती है, उनमें मित्रता की भी प्रवृत्ति होती है, वो दोस्ती ऐसे करने लगते हैं। और यही समय होता है उनके बनने का भी और बिगड़ने का भी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर भी होता है। इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है, जैसा कि अभी हमने जब हम लोग बाल्यावस्था देख रहे थे वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि समलैंगिकता की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं, मतलब जो समान है अपना जो हमारा लिंग है उसी लिंग के मित्र को वो लोग बनाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे विषम लिंगी आकर्षण बढ़ जाता है, यानी जो मेल है वो फीमेल की तरफ और जो फीमेल है वो मेल की तरफ ऐसे आकर्षित होने लगता है। तो यहाँ तक हो गई बात। इसको स्टैनले हॉल ने कहा था तनाव एवं तूफान की अवस्था। तो ये हुई एक बात, आगे देखेंगे। अगला और अंतिम पॉइंट है हमारा वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला है वंशानुक्रम। देखिए, जो भी गुण हम गर्भाधान के समय अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं वो हमारे वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। उसी के अनुसार हमारी जो वृद्धि होती है, चाहे शारीरिक वृद्धि हो, बुद्धि का विकास हो, ये सभी उससे प्रभावित होता है वंशानुक्रम से। आगे है वातावरण। तो देखिए, जन्म के बाद हमें किस तरीके का वातावरण मिलता है, हम कहाँ रहते हैं, हमें किस प्रकार का पोषण दिया गया है, हमें किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्राप्त हुई है, तो यह सभी भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। आगे है बुद्धि। तो देखिए, बुद्धि भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है उनका विकास काफ़ी अच्छे से होता है, जिनका कम होता है उनका उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से बुद्धि जो है वो भी हमारे वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। साथ ही लिंग है, तो लिंग जो यानी सेक्स इसको बोल सकते हैं, यह भी हमारे वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। क्या होता है कि किसी अवस्था में आप देखेंगे कि लड़कियों की लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है, किसी में आप देखेंगे कि लड़कों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, तो यह भी एक कारण है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले। इसके अतिरिक्त जो समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं वो भी हमें प्रभावित करता है। साथ ही हम किस देश में किस स्थिति में रहते हैं, वहाँ का अनुशासन किस तरीके का है, हमारी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि किस तरीके की है, तो यह सभी कुछ हमें हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।